राइट, सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो हम जनरली सी प्रोग्रामिंग क्या लिखते हैं। सो कोई भी प्रोग्रामिंग का कुछ भी यदि प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, तो उसको ट्राई करो कि डायग्राम में डायग्रामेटिकली वे में समझने के लिए मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ, जिसको उसको समझोगे अच्छे से तो शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पॉइंटर हो चाहे अदर प्रोग्रामिंग हो। करेक्ट। सो ये जनरली हम ये इस टाइप के लाइंस बहुत देखते होगे, है ना। कोडिंग में लिखा जाता है int x इक्वल टू 5, int y इक्वल टू 5 एंड int मान लो sum इक्वल टू x प्लस y। लिखते हो ना जी, बहुत जगह लिखते होगे। Yes, sir. हाँ, तो इसको एक्चुअली सबसे पहले अभी सिंस हम लोग पॉइंटर के बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करो, इसको डायग्राम में बनाने का ट्राई करो। तो उसको कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो कोई भी x है या y है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना। x इक्वल टू 5 मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जिसका नाम दे दिया मैंने x, ओके, इसका नाम है x एंड इसका एड्रेस लोकेशन है सिंपलिसिटी के लिए मान लो 1000। जनरली 1000 नहीं रहता है, मेमोरी एड्रेस किस फॉर्म में रहता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ओके, वो 0xf समथिंग करके फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल और फॉर सिंपलिसिटी आप मान लो कि उसका मेमोरी ये एक x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, उसका नाम हो गया x जिसमें 5 डेटा स्टोर है और उसका एक मेमोरी का एड्रेस मान लो 1000 है। किसी भी आदमी कहीं होता है ना, जिस घर में आप रहते हो उसका क्या होता है कि एक फ्रंट में नेम लिखा रहता है कि दिस कुमार एंड उसका एग्जैक्ट एड्रेस रहता है, स्ट्रीट नंबर दिस, हाउस नंबर दिस। सो सिमिलरली मेमोरी प्रोग्राम में भी, कंप्यूटर में भी जो भी वेरिएबल्स इसको बोलते हैं एक्स, वो वेरिएबल्स कैसे स्टोर होता है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो कि एक अलग y के लिए ब्लॉक बना दो। जब भी ऐसा ऐसे बनाना आप चालू कर दोगे ना, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में डायग्राम बनना चालू हो जाएगा, ओके। एंड हियर लेट्स दिस की ये 2000 में, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेमोरी में ऐसे ही स्टोर होता है, हम उसको डायग्राम के ढंग में स्टोर करते हैं। नाउ एज टूल इज सेइंग दैट इंट एक हम पॉइंटर लिए स्टार p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ q, ये लाइन लिखे थे ना, याद है? Yes, sir. यस। सो इसका आप एग्जैक्ट यदि मीनिंग समझो तो इसका क्या होता है कि हम यहाँ पे q के बदले में सपोज कर लो कि यदि डिफिनेशन में पढ़ोगे तो पॉइंटर क्या है, जस्ट ये भी वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। y क्या है, ये भी वेरिएबल है ना। p क्या है यहाँ पे, p इज ए पॉइंटर, वो भी क्या है। एक मिनट, मेरे कॉल एक आ रहा है, मैं बात करता हूँ। टाइप का इस पूरे इस लाइन से आपको यही समझ में आता है कि x इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर ए डेटा ऑफ विच टाइप, ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। सिमिलरली y इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर सम डेटा ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप। यदि यहाँ पर 10.5 आप रखोगे सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ए कंपाइलर वार्निंग, क्योंकि ये फ्लोट टाइप डेटा है 10.5, करेक्ट। Yes, sir. लेकिन ये इंटीजर है। सो इट विल अगेन, इसका एक स्टोरी है कि क्यों हम यहाँ पर कंपाइलर एरर क्यों देगा या कंपाइलर वार्निंग क्यों देगा। द रीजन इज कि हर एक का अपना साइज होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इंट डिक्लेयर किए तो वो कितने बाइट का, यदि
फॉर एग्जांपल आपका 4 बाइट का कंप्यूटर पॉइंटर्स होता है, साइज है। हाँ, सो क्या होगा कि वो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देगा x के लिए, ठीक है। यदि इंटीजर है तो सपोज करो यही यदि फ्लोट है, राइट, तो 6 या 8 और डिपेंड्स ऑन द माइक्रोप्रोसेसर, डेफिनेटली इंटीजर से ज्यादा मेमोरी एलोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल वो 6 बाइट एलोकेट कर देता है, ठीक है। सो इसका मीनिंग यही हुआ कि कितना बाइट पहले ही आपको एड्रेस चाहिए। यदि इंटीजर टाइप है तो वो 4 बाइट लेगा, यदि फ्लोट टाइप है तो 6 या 8 बाइट लेगा, तो वो पहले ही कर देता है। तो सपोज करो आप यहाँ पे आप इंटीजर आप डिक्लेयर किए हो, लेकिन यहाँ पे यदि आप फ्लोट दोगे 10.3, सो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? ये इसको एक्सपेक्ट स्टोर करने के लिए 8 बाइट चाहिए या 6 बाइट चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास कितना पहले से साइज अवेलेबल है? सिर्फ 4 बाइट, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो फिर कंपाइलर का काम है वो टाइप कास्टिंग करके किसी तरह स्टोर तो कर देता है, लेकिन वो वार्निंग देता है, ठीक है। चलो, तो हम अब क्या अभी तक समझे कि कोई भी डेटा को होगा स्टोर करने के लिए पहले आपको किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसको बताना पड़ता है। इसीलिए हम लोग डेटा टाइप से बताते हैं कि एक्स में इंटीजर डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। सिमिलरली पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज आल्सो अनदर वेरिएबल जो कि किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? सो पॉइंटर टाइप का। पॉइंटर टाइप क्या होता है? सो नथिंग बट व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग इज कि नथिंग बट एड्रेस, यही होता है ना। पॉइंटर टाइप मतलब जस्ट सिंपली एड्रेस को स्टोर करेगा, डेटा नहीं स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। सो अब सिमिलरली यदि हम सपोज करो इस इंटीजर स्टार p में हम यदि नॉर्मल 20 स्टोर करना चाहते हैं, क्या होगा? डू यू थिंक इट विल स्टोर? इट विल थ्रो एरर बिकॉज 20 इज नॉट ए पॉइंटर, 20 इज नॉट ए एड्रेस, ये इंटीजर टाइप का है। इसको कैसा चाहिए स्टोर? सो इसको 0x1000, मतलब कि ये एड्रेस ही ले सकता है, एड्रेस टाइप का ही डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो यही हुआ कि x y दो हमारा वेरिएबल हैं। हम इंटीजर यदि हम z करते हैं, सो डेफिनेटली इट कैन स्टोर 10, 20, 15 कुछ भी स्टोर कर सकता है। लेकिन यदि हम इंटीजर पॉइंटर टाइप बना देते हैं तो ये अम्प्रेसेंट ऑफ x या अम्प्रेसेंट ऑफ y, इसका मतलब क्या हुआ कि z एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो किस टाइप का क्या स्टोर कर सकता है? तो y का एड्रेस, इसको बोलते हैं एड्रेस, राइट। सो y का एड्रेस क्या है? 2000। सो z में क्या स्टोर हो गया? 2000। सो z अगेन ये पूरे इस टाइप का, ये पूरे टाइप का z भी यहां पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सो 2000 है, 0x2000, वो उसके डेटा टाइप का स्टोर है। यहाँ पे ये z हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका भी कुछ एड्रेस होगा ना, क्योंकि वो भी एक ब्लॉक ले रहा है सारा चीज स्टोर करने के लिए। तो मान लो इसका एक सिंपल के लिए 3000 एड्रेस हो गया, क्योंकि हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, ठीक है। सब 2000 वहां से हटा दिया मैं। तो ये स्टोरी होता है एक्चुअल पॉइंटर का कि यहाँ पे z क्या है? एक नॉर्मल इंटीजर, ये सब क्या है? तो ऐसे ब्लॉक बनेगा। इंटीजर स्टार z कैसे स्टोर होगा? तो उसको हम ऐसे स्टोर करेंगे। अब बताओ कि यदि सपोज को लोग कोई बोलना चाहेगा कि प्रिंट, मेरा लास्ट लाइन आप देखना, प्रिंट एफ, मान लो शॉर्ट में मैं लिखता हूं कि प्रिंट एफ x करोगे तो x का आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा, आएगा ना। क्योंकि उसमें क्या होगा? प्रिंट एफ एक्स मतलब कि वो बोलता है कि इसमें इसके अंदर का डेटा क्या है, गो एंड फाइंड मी द डेटा, इसके अंदर का डेटा क्या है। तो वो जाएगा और डेटा को फाइंड करेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि यही यदि प्रिंटएफ मैं प्रिंटएफ y बोलता हूं तो फिर क्या आएगा आउटपुट? 10 आएगा। और सिमिलरली यदि मैं बोलूंगा कि प्रिंटएफ
जेड बताओ क्या आएगा? सो एड्रेस आ जाएगा अब सर। डिपेंड करता है। नो सर, हाँ जनरली हाँ, ओके क्या आएगा? एड्रेस निकाल देगा। एड्रेस ऑफ वाई आएगा सर। एड्रेस ऑफ वाई मतलब कि क्या आएगा उसको? नथिंग बट अगेन मतलब सिंपल लॉजिक है, इसको मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है, Yes, यही sir. आएगा ना आउटपुट। इसके सिमिलरली ये इसके जो इसके अंदर में जो डेटा है वो जाके फेच करके ला देगा, करेक्ट Yes, sir. है कि नहीं है? लेकिन सपोज कर लो कि ये एक एड्रेस है, अब सोचोगे कि इसके एड्रेस में क्या है, मतलब कि 2000 में क्या है, तो 2000 में कंपाइलर जाएगा और चेक करेगा 2000 में क्या है, सो 10 है। सो यदि तो ऐसा ही आपको डायग्राम एक बनाना होगा अपने माइंड में। अभी फिर एग्जांपल के लिए रफ में हर एक कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसका एक इस टाइप से मेमोरी डायग्राम बनाओ कि कैसे स्टोर होता है डेटा और कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। देन आपका पॉइंटर 50% ऑटोमेटिक ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगा, जितने भी डिलेमा है क्या होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। डन, आई एम डन। Any doubt? किसी को डाउट हो तो No, पूछो। sir. सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये समझ में आया? Yes, sir. गुड गुड। सो रिमेनिंग्स में जहां भी कॉम्प्लेक्स पॉइंटर आपको लगे कि ऐसा है, उसका तुरंत डायग्राम बनाओ, ठीक है। हर एक में जैसा जैसा जो लाइन बोल रहा है उसको स्टोर कराओ, ऑटोमेटिक चले जाओगे, ठीक है, उसके आउटपुट तक। चलो बैक टू अतुल। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमने देखा यहाँ तक सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो ये ओवरऑल यही था कि हम लोग यहाँ देख रहे थे क्या था, इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ q था। तो यहाँ क्या था, इंट हमारा बोलिए डाटा टाइप था, यहाँ q हाँ क्या था। तो चलो मैं जस्ट लास्ट में मैं लॉग ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि Okay. जस्ट कमिंग अप मीटिंग। बाद में Okay. आप लोग करते रहो, फिर अपन डिस्कस करेंगे कुछ नहीं प्रॉब्लम सर, होगा तो, ओके। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। Okay. तो चलो सर चले गए, कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग डेटा टाइप्स, इंट बोले क्या था, डेटा टाइप्स था। क्यू यहाँ क्या था, नॉर्मल वेरिएबल था। उसके बाद हमारा बोले ये एंड क्या था, तो अभी सर ने बहुत अच्छे से देखो डिस्क्राइब किया। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ना। अच्छा जा इतनी देर से कोई नहीं, हमने एक्चुअली शेयर नहीं किया स्क्रीन, हम अपना पीपीटी खोल के स्लाइड शेयर करना चाहते। अब हुआ शेयर? Yes, sir. ये बोलना चाहिए था ना, हमको लगा। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, यहाँ देखे थे इंट क्या था हमारा, डेटा टाइप्स था। क्यू क्या था, यहाँ बोले थे वेरिएबल मत बोलो, इट इज नॉर्मल वेरिएबल, जो क्या करता है सिर्फ वैल्यू स्टोर करता है। और उसके बाद यहाँ जो एड्रेस ऑफ एंड ऑपरेटर था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये था हमारा एम्परसेंड था या एड्रेस ऑफ एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था। फिर लास्ट में बोले थे ये स्टार क्या था, तो ये इसको हम एस्ट्रिक है या पॉइंटर के भाषा में डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर, एस्ट्रिक्स या डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि इसका एम्परसेंड का और इसका देख रहे हैं, तो ये दोनों पहले क्या था, यूनरी ऑपरेटर था। अब यहाँ थोड़ा सा तुम पता होगा कि यूनरी और बाइनरी क्या था। यूनरी ऑपरेटर वो जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करे, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, दोनों एक पी और क्यू सिंगल पे वर्क कर रहा है। अगर वहीं पे प्लस का बात करते हैं तो प्लस हम सभी को पता है कि प्लस दो ऑपरेंड पे हमेशा वर्क करता है, तो बाइनरी ऑपरेटर है, वो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये था। उसके बाद ये क्या करता है, तो ये रिटर्न करता है, देखो जब भी पढ़ो तो ये रिटर्न क्या करता है, तो रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल विद पॉइंटर पॉइंट्स। एम्परसेंड क्या करता है, हमको रिटर्न करता है उस वेरिएबल का एड्रेस जिसको पॉइंटर पॉइंट्स करता है। एम्परसेंड का काम क्या है, या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का वर्क क्या है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम जहां पे लगाते हैं वहां पे वो क्या करता है, उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और लास्ट पॉइंट था कि यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट पर। बात वही हुआ कि एड्रेस रिटर्न करता है, इसलिए हम इसका यूज करके हम जो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस को एक्सेस करते हैं। ये हुआ, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये हुआ। अब दूसरा था कि एस्ट्रिक्स और डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर, ये क्या था,
तो ये भी हमारा एक यूनरी ऑपरेटर है। इसका यूज हम लोग दो पर्पस के लिए करते हैं। जैसे अभी हम पूछे थे तो किसी ने बोला था कि सर हम उसको पॉइंटेड वेरिएबल डिक्लेयर, सही था। किसका यूज हम लोग दो पर्पस के लिए करते हैं। पहला पर्पस कि हम लोग को पॉइंटेड वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसके लिए, और दूसरा पर्पस था कि हमको पॉइंट एक दूसरा था कि डी डिफरेंस करना है, एक पॉइंटर वेरिएबल को डी डिफरेंस करना है। डी डिफरेंसिंग का हम बताए थे क्या मतलब हुआ। डी डिफरेंसिंग का मतलब कि हमको उस पॉइंटर वेरिएबल को ब्रेक करके, ब्रेक मतलब वो जो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उस हमको उस पॉइंटर वेरिएबल को ब्रेक करके उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करना है, उसको हम लोग कहते हैं डी डिफरेंसिंग। ये था ओवरऑल, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यही बताए थे। ये तो कभी हम 6 निकाले हैं, ऐसा बहुत ज्यादा 20-20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है हम। अच्छा चलो हम पहले बैक क्या करते हैं, हम लोग जो भी पॉइंट छोड़े थे, हम लोग जो सर बोले हुए थे कि कहाँ कहाँ यूज है, हम लोग जस्ट समझते हैं कि कितना ज्यादा यूज है। इससे मतलब पढ़ने में मजा आएगा तब कि अच्छा हम पॉइंटर पढ़ रहे क्यों, सर ने बोला था, ठीक है। तो चलो अब कहाँ कहाँ यूज है जस्ट समझो। पहला है क्या, प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दी मेमोरी। पॉइंटर हमको क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को देता है। इसलिए लास्ट हम क्लास में ये बात बोले थे कि अगर तुमको पॉइंटर का नॉलेज रहेगा तो तुम अपने कंप्यूटर के पूरे मेमोरी को तुम मैनेज कर सकते हो, पूरे मेमोरी को मैनेज कर सकते हो अगर तुमको पॉइंटर का अच्छा नॉलेज है। ये हुआ। दूसरा, हम सभी को पता है कि अगर तुम फंक्शन पे थोड़ा अगर डीपली वर्क किए होगे तो तुमको पता होगा कि फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है, तो नॉर्मल अगर फंक्शन में हम एक नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं या कहे कॉल बाय वैल्यू अगर हम जब यूज करते हैं तो वहां हमको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम रिटर्न एक अधिक कॉल बाय वैल्यू का यूज करके एक रिटर्न टाइप का फंक्शन यूज करें तो वहां सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन हम लोग पॉइंटर के हेल्प से एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। अगर मान लो जैसे एक हम प्रोग्राम बनाए, जिस प्रोग्राम में क्या कर रहा है, जो हम एक फंक्शन बनाए जो क्या कर रहा है, यूजर के द्वारा हम कुछ नंबर लिए, मेन के अंदर वो नंबर ले लिए 2 नंबर यूजर से, उस नंबर को हम क्या किए, पास कर दिए थी में, पास कर दिया हम फंक्शन में पास कर दिए। फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं कि उस दोनों को कंपेयर करवा रहे हैं, कंपेयर करवा के ग्रेटर और स्मॉलर जो है उसको हमको ये करना है। और लास्ट में हम चाह रहे हैं वहां से वो क्या करे, दोनों नंबर को रिटर्न कर दे, चूंकि हमको उसको ला करके प्रिंट करना है। तो नॉर्मल केस में ये काम हम नहीं कर सकते, हम वहां से कोई एक ही नंबर को वापस ला सकते हैं। लेकिन पॉइंटर के हेल्प से वो काम हम कर सकते हैं, यानी मल्टीपल वैल्यू को हम रिटर्न करवा सकते हैं। ये भी है। तीसरा, reduces the storage and space complexity of the program। अभी ये बताए थे कि हम लोग प्रोग्राम में मायने नहीं रखता है लिखना, मायने ये रखता है कि तुम कितना एफिशिएंट प्रोग्राम लिखते हो। फिर तो इफिशियंसी को नापने का पैरामीटर क्या है, तो 2 पैरामीटर है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी की तुम्हारा एल्गोरिथम या तुम्हारा प्रोग्राम कितने कम समय में रन करता है, जो जितना कम समय में रन करता है। क्या हुआ, बोलो कौन थे, क्या बोल रहे थे, आवाज बाकी सबको भी कट रहा है, अच्छा आ रहा है, तुम्हारा आवाज ही कट के हमको भी आ रहा है, आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा। ऐसा जब भी रहता तो तुम लोग रिप्लाई कर दो कि नहीं आवाज मेरा आ रहा है सही। कोई भी अगर कहे तो कह दो कि नहीं आवाज सर का ठीक आ रहा है, जो भी। तो ये था कि हमारा क्या कर रहा था, स्पेस एंड स्टोरेज स्पेस, और तो जहां बता रहे थे कि उसको अब हमारा नापने का पैरामीटर 2 है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो प्रोग्राम कितने कम समय में रन करना है, जो प्रोग्राम जितने कम समय में रन करेगा उतना एफिशिएंट प्रोग्राम। वैसे ही सॉरी वैसे ही हमारा होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, जो एल्गोरिथम जितने कम स्पेस में लेकर स्पेस लेगा उतना, तो वो डीप आगे पढ़ोगे। फिर होता है रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, सेम वही चीज हो गया। आवाज नहीं आ रही है मेरी, हेलो, आ रहा है सर। तो ये हुआ। अगला है कि प्रोवाइड एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस द एरे एलिमेंट। हम लोग आगे भी जाएंगे तो देखेंगे कि जो एरे एलिमेंट को हम लोग लूप चला करके तुम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते थे एआई के थ्रू, लूप चला करके, वो पॉइंटर के थ्रू तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। पॉइंटर के थ्रू हम लोग जस्ट क्या करते, एड्रेस चेंज करते गए,
अभी हम जब पॉइंटर अर्थमेटिक पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि कैसे हम लोग करते हैं। पॉइंटर का अर्थमेटिक पढ़ोगे अब कहोगे पॉइंटर क्या, क्योंकि पॉइंटर पे 4 ही ऑपरेशन होता है, इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन और तुमको और अथी 2 होता है बोले, तो वो 4 होता है। तो वो पढ़ लोगे तो फिर जान जाओगे कि कैसे पॉइंटर वर्क होता है। अगर p+1 लिखा हुआ है एक पॉइंटर स्टार p+1 तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या पॉइंट करेगा, ये सब आगे जानोगे। उसके बाद होता है फिर पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन बैक एंड फॉर्थ बिटवीन कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। ये हम लोग को पता है कॉल बाय रेफरेंस के केस में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर के वेरिएबल हम अपने अथी में कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, हम लोग जो हम लोग का फंक्शन है उस फंक्शन में एज ए पैरामीटर हम पॉइंटर वेरिएबल पास करते हैं, एज ए जिसको हम लोग कह सकते हैं उसको, हाँ जो भी है उसको ये करते हैं। चौथा ये पॉइंट है, पॉइंटर अलो अस टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। अभी बताया था अगला टॉपिक हम लोग को वो पढ़ना है, तो देखो पॉइंटर हम लोग को अलो करता है, इसलिए हम लोग पहले पॉइंटर पढ़ रहे थे, पॉइंटर ही हमको अलो करता है वहां पे। और पॉइंट है, पॉइंटर हेल्प अस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, etc। अब देख लो, अभी हम जब स्टार्ट किए थे वहां पे भी बोले थे कि पॉइंटर का अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर तुम डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते हो। यह क्लियर हो गया इस पॉइंट से कि पॉइंटर ही है कि हमको हेल्प करता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जैसे लिंक लिस्ट हुआ, एरे तो हम लोग नॉर्मल भी क्रिएट कर लेते थे क्योंकि एरे एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर था, एरे हमारा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर था, लेकिन लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू ये सब कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये पॉइंटर हमको वो भी उसको भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद पॉइंटर allows us to resize the dynamically allocated memory block। ये भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में देखेंगे कि एक बार अगर हम लोग डायनेमिकली ये कर दिए तो फिर उसको हम रिसाइज कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है रीअलोक। पहले हमको एलोकेट करने के लिए मैलॉक और कैलॉक का यूज करना पड़ता है, फिर रीअलोक के यूज से हम लोग जो क्रिएटेड है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पॉइंटर। ये बात तो हमको पता है, ये बात तो हमको पता है कि हम लोग पॉइंटर की हेल्प से ऑब्जेक्ट के एड्रेस, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस का निकालना वही वेरिएबल के एड्रेस को। एक्चुअली हम लोग जब ये नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां हम लोग वेरिएबल कहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे होगे तो वहां पता होगा वेरिएबल कुछ नहीं होता, वहां सारा ऑब्जेक्ट होता है, वही कह रहा है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पॉइंट। फिर अलाउ यूज ईज ऑफ प्रोग्रामिंग स्पेशली व्हेन डीलिंग विद स्ट्रिंग्स। अब कह रहा है कि ये हमको ये भी करता है कि जब स्ट्रिंग से डील करते हैं इजिली, ये तुमको समझ में आएगा कि कैसे इजिली होता है जब हम लोग भाई बताए पॉइंटर अर्थमेटिक पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि वहां पे कैसे इजिली करता है। और ये बात पता होगा कि अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो स्ट्रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, प्लेसमेंट इंटरव्यू का ये टेक्निकल राउंड के लिए स्ट्रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत पूछता है। उनका मानना है कंपनी का कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज है सारा स्ट्रिंग है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुमको स्ट्रिंग पे अच्छे से पकड़, क्वेश्चन वो अच्छे से पूछेंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की होगी तो देखे होगे उसका पहला टॉपिक स्ट्रिंग से रहता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक तुमको स्ट्रिंग से चालू होता है, वो अलग अलग वर्क करने देगा तुमको। रुक जाओ एक मिनट, सॉरी। लास्ट पॉइंट क्या है, यूज इन सिचुएशन व्हेन पासिंग एक्चुअल वैल्यू इज डिफिकल्ट और नॉट डिजायर्ड। कि उस सिचुएशन में भी हम आदि पॉइंटर का यूज करते हैं जब हम लोग को क्या रहता है, एक्चुअल वैल्यू पास करना डिफिकल्ट है या हम लोग नहीं चाहते हैं, जैसे कॉल बाय रेफरेंस हम लोग नहीं चाहते हैं पास करना क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवाना। तो ऐसा कंडीशन जहां पे हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पास करना डिफिकल्ट रहता है या हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि मेरा एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करे, वो हम अपने एक्चुअल वैल्यू वेरिएबल को या एक्चुअल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उसको जिसको प्रोटेक्ट करने का इंस्टेंस कह सकते हो एब्स्ट्रैक्शन। इसमें पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ोगे, उप्स भी पढ़ रहे होगे, जो भी सीएससी के स्टूडेंट होंगे उप्स में एक अथी ये भी है, उप्स का एक प्रॉपर्टी है एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, जहां पे क्या करें हम अपने रियल डाटा को बाहर के यूजर से प्रोटेक्ट करें, हम उसको डाटा अपना देखने नहीं दिए, वो अपना उसका यूज कर सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता कि ये कैसे वर्क हुआ। तो वहां भी उस केस में भी हम अपना पॉइंटर वहां पास करते हैं, हम पॉइंटर पास कर दिए, हम यूजर को कहे आपको जो वर्क करना है पॉइंटर से करिए, आप एक्चुअल वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये अलग अलग है। तो किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो।
डाउट है किसी को? देख लो किसी भी पॉइंट में, क्योंकि अगर ये सब पॉइंट क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा कि कहाँ हम लोग अथी, क्यों हम सर point- इसको बता दीजिएगा। क्या कौन सा? सर इसको फिर से रिपीट कर फिर दीजिए। से अच्छा चलो ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला क्या मतलब ये था कि अलग अलग एप्लीकेशन है हमारे पॉइंटर का कि या इंपॉर्टेंस की पॉइंटर कहाँ कहाँ यूज होता है। ये जस्ट बताने का मोटिव मेरा यही है कि तुम लोग जानो कि जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और आगे कितना यूज जाने वाला है। क्योंकि बहुत किसी को होगा कि ये टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़े थी में नहीं होगा। तो हम जस्ट पहले रियलाइज कर रहे हैं ताकि कल तुम सीरियस रहो इस टॉपिक को। जब हम पॉइंटर पे आगे मूव करें तो आगे बहुत टिपिकल टॉपिक सब आएगा, हो सकता है तो वहां पे टिपिकल में हो जाएगा। बहुत किसी को अरे ये टिपिकल है छोड़ो जाने दो, क्यों हम इसको समझे। तब वह हम बताना चाह रहे हैं कि अगर छोड़ोगे वहां पे तो फिर आगे तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है, आगे डाटा स्ट्रक्चर तुमको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए था पहला बोले थे कि प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। हम बोले कि पॉइंटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अभी सर ने डायग्राम बताया कि कैसे कैसे हम लोग एक्सेस, ये हमने भी बताए थे कि अगर पॉइंटर तुम लोग को क्लियर रहेगा तो तुम लोग अपने कंप्यूटर के पूरे मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। कंप्यूटर के पूरे मेमोरी को इफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी तुम डाटा स्टोर कर सकते हो। क्योंकि तुमको पता है कि डाटा हम कहीं पे भी स्टोर करेंगे, हम उसको रेफर करके बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम। उसके बाद प्रोवाइड ए वे टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू टू द फंक्शन। तो जनरली क्या होता है, हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एक नॉर्मल हम करें बिना पॉइंटर के, अगर वर्क नॉर्मल वेरिएबल से अगर वर्क करवाए हम अपने फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम अपने फंक्शन के अंदर में पॉइंटर यूज करें तो हमारा फंक्शन उस केस में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर हम जब फंक्शन के अंदर पॉइंटर यूज करें या फंक्शन के साथ पॉइंटर को यूज करें, नॉर्मल वेरिएबल को ना यूज करके पॉइंटर को यूज करें, तो उस केस में हो सकता हमारा फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न भी करता है। ये चीज है। तीसरा था कि रिड्यूस द स्पेस, स्टोरेज स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा बताया था ये तुम्हारे प्रोग्राम के स्टोरेज स्पेस या कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी करने का मतलब वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये चौथा था रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, कि तुम्हारा प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करेगा। चूंकि ये क्या करेगा, अगर एक नॉर्मल वेरिएबल को लेके चलते हैं तो हो सकता है तुम्हारे जो कंपाइलर है या तुम्हारे प्रोग्राम को उसका एड्रेस पता नहीं है कि ये कहाँ पे स्टोर है, ये कहाँ पे स्टोर है। तो वो जब प्रोग्राम को रन करोगे तुम तो होगा पहले वो जाके ढूंढेगा, अच्छा ये प्रोग्राम का एड्रेस, ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है, ये एक्स नाम का वेरिएबल पूरा कहाँ स्टोर है कंप्यूटर में, वो ढूंढेगा वहां पे। वो ढूंढ करके फिर वहां से तब अति निकालेगा, वैल्यू निकालेगा, तो टाइम लगेगा। और अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं तो हमको पता है पॉइंटर वेरिएबल के केस में पॉइंटर वेरिएबल हमारा एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो हमारा प्रोग्राम को पहले से पता रहेगा, हमारे प्रोग्राम को पहले से पता रहेगा कि हम एक्स नाम का वेरिएबल लिए, अगर मान लो ए लिए है, ए इक्वल टू 5 दिए और स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए ले लिए, तो मेरा ए का जो एड्रेस है वो तो पी में स्टोर हो गया। तो अब तो प्रोग्राम को पता है कि मेरा ये ए कहाँ पे स्टोर है, तो वो डायरेक्ट वहां पे जाकर के तुम्हारा वहां से वैल्यू निकाल देगा। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम को तुम्हारे घटाएगा। तो ये होता है। उसके बाद होता है प्रोवाइड एन अल्टरनेट वे टू एक्सेस एरे एलिमेंट। ये उसके बाद तुमको एक अल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है एरे एलिमेंट को। तो अभी बताए थे कि एरे एलिमेंट को एक हम लोग एक्सेस करते हैं लूप चला करके। लूप यहाँ भी चलेगा लेकिन लूप चला करके हम वहां क्या किए, इंक्रीमेंट करते गए, एक आई को आई को इंक्रीमेंट करते गए और वैल्यू एक्सेस करते गए। तो एक अल्टरनेट वे ये भी है, इसके थ्रू भी हम लोग एक्सेस करेंगे एरे एलिमेंट। अभी एरे पे हम आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे, इसलिए ना बोले थे पहले पॉइंटर पढ़ लेते हैं फिर एरे को हम लोग पॉइंटर के साथ पढ़ेंगे। नॉर्मल तरीके से तुम लोग एरे पढ़े हो, लेकिन अब वो सारा वर्क जो हम एरे का नॉर्मल अति वेरिएबल के साथ करते थे वो हम लोग पॉइंटर के साथ करेंगे। अगला क्या था, पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू पास इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। अब पॉइंटर हम लोग को क्या करते के हेल्प से हम लोग कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन के बीच में इंफॉर्मेशन पास को भेजते हैं और वापस लेते हैं, उसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय अगला पॉइंट था पॉइंटर अलो अस टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। अब पॉइंटर हम लोग को क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डीएलोकेशन करता है। ये क्या था बताए हुए, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इतना जान लो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मींस कि एलोकेटिंग मेमोरी टू द प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ रन टाइम।
कि जब हमारा प्रोग्राम रन करे तब हम अपनी प्रोग्राम को जैसा डिमांड है उसके अनुसार मेमोरी एलोकेट करवाए और डीएलोकेशन उसका फ्री करना। ये था, इतना क्लियर हुआ सभी? यस सर। बाकी सब जो अभी डाउट कहे थे उनका क्लियर हुआ? जो कहे थे फिर से सब बता दीजिए। यस हाँ चलो अगला। यस सर। हाँ चलो अब अगला हम लोग का क्या था कि पॉइंटर हेल्प अस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, etc। अब पॉइंटर हम लोग को क्या हेल्प करता है कि हम पॉइंटर के हेल्प से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है जैसे लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इन सभी को बिल्ड करते हैं पॉइंटर की हेल्प से। कैसे करते हैं आगे देखेंगे। फिर था पॉइंटर अलो अस टू रिसाइज द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। पॉइंटर हम लोग को अलाउ करता है, हम लोग अच्छी जो डायनामिकली एलोकेट किया मेमोरी ब्लॉक को उसको हम लोग को रिसाइज कर सके। इसके लिए बताए थे आगे एक फंक्शन होता है रीअलॉक होता है, लेकिन उसमें भी पॉइंटर यूज होता है। फिर होता है कि एड्रेस ऑफ द पॉइंटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पॉइंटर। अब बताए थे कि अभी ऑब्जेक्ट कहो या उसको वेरिएबल कहो, ऑब्जेक्ट कहो या वेरिएबल, उसके एड्रेस को भी हम लोग पॉइंटर के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला था अलाउ ईज ऑफ प्रोग्रामिंग स्पेशली व्हेन डीलिंग विद स्ट्रिंग्स। ये करता क्या करता है, जब हम स्ट्रिंग से डील करते हैं तो इजीली वर्क करता है। अब कैसे करता है वो, क्योंकि हमको पता है स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज जस्ट एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तुमको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग तुमको एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। तो जब हम एरे को इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी हम, ये हुआ। लास्ट था यूज इन सिचुएशन व्हेन पासिंग एक्चुअल वैल्यू इज डिफिकल्ट और नॉट डिजायर्ड। इस उस सिचुएशन में यूज करना जब हमको एक्चुअल वैल्यू डिफिकल्ट हो पास करना या हम नहीं चाह रहे। क्लियर है? और किसी सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोले ना, स्ट्रिंग तुम कैरेक्टर को बनाए थे, कैरेक्टर बनाए थे, कैरेक्टर का ही अगर तुम एक कैरेक्टर सिंगल कैर लेते हो, कैरेक्टर को कैसे स्टोर करेंगे, कैर ए लिए, कैर ए लिए तो वो क्या हुआ सिंगल। अब ए तुम्हारा सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, लेकिन कैर ए और बिग ब्रैकेट में 20 लिख दो तो अब वो हो गया ए तुम्हारा एक सिंगल कैरेक्टर नहीं रह गया, वो एक कैरेक्टर टाइप का एरे बन गया और दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर टाइप का एक एरे, उसको स्ट्रिंग। तब स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमको लूप चलाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में अगर तुम प्रिंट करोगे कैर ए लिए और कैर ए को प्रिंट कर दो, तुम्हारा सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। आगे हम लोग कोडिंग में देखेंगे, अगर वहां जब हम कोडिंग करते रहेंगे तो ये बात याद दिला देना, सर अथी बता दिए कैसे थी कैरेक्टर और स्ट्रिंग वाला को, वहाँ कोडिंग पार्ट में हम लोग अपने थी पे देखेंगे कैसे होता है। लास्ट था कि हम लोग कैसे सिचुएशन था। क्लियर है? यस सर। यस सर। 2 घंटा हम लोग का हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जस्ट थोड़ा सा और देखेंगे ताकि आज का हम लोग वर्क कर सके। ये पार्ट हम छोड़ते, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलो अब यहाँ देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। अब थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेगा, ट्राई करो इस लोग 1-2 क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, क्या होगा इसका बताएंगे हम। एटलीस्ट पहले ट्राई करो कि क्या हो सकता है इसका, गेस करो क्वेश्चन। अभी हम बता दिए कि क्या होगा, 2 ही ट्राई करो तुम, ज्यादा नहीं, 2 हम दे देंगे अथी में आज, हम उसके बाद छोड़ देंगे। चलो हमारा मीटिंग भी खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम कनेक्ट होते हैं, नेक्स्ट कनेक्ट होते हैं, कुछ हल्का सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्लियर है? कोई भागना मत जी, ऐसे नहीं कि भाग जाना कि सर नो सर। ये नहीं कि अब हो गया खत्म, नेक्स्ट मीटिंग में अब क्यों जाए हम, आना कुछ डिस्कस होगा। हाँ ये भी हम बता देंगे उस पे कैसे कोडिंग करेंगे, वो भी चीज अभी बचा हुआ है, तो वो बता करके ताकि आगे तुम कोडिंग कर सको। चलो हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं उसके बाद।